कृष्णवीर जी का जब निमंत्रण आया तो मंच के शीर्ष नेतृत्व से मैंने वो निमंत्रण विषय ध्यान में डाला और मत स्वदेशी जागरण मंच के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मुझे मंच ने अधिकृत किया। कुछ बातें हैं जो बड़ी स्पष्ट हैं। स्वदेशी जागरण मंच जो विषय आया जीएम क्रॉप्स का, बहुत समय पहले भारतीय किसान संघ और सभी संगठनों ने एक विस्तृत चर्चा की थी इसके टेक्निकल इश्यूज पर। क्या जीएम लाभदायक है? क्या इस पर कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आ गई हैं कि इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे उत्पादन बढ़ता है? सभी जितने भी इसके इश्यूज होते हैं सबसे विस्तार से एक्सपर्ट्स की चर्चा हुई। एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक कार्यक्रम किया था, उसमें जी से एसी के सराफ जी भी थे और सभी प्रमुख लोग आप सब थे। तो ये हमारा घोषित स्टैंड है कि जीएम बीजों पर स्वदेशी जागरण मंच कभी समझौता नहीं करेगा। तो इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका से बाकी चीजों का आयात जो एक आशंका है, 9 जुलाई को जो ट्रंप ने समय दिया था 90 दिन के लिए उन्होंने अपने टैरिफ्स होल्ड पे डाले थे और कहा था कि 90 दिनों में सभी देश कुछ अपने जो प्रस्ताव लेकर आए और हम समझौता उस पर करेंगे। तो 9 जुलाई को वो 90 दिन समाप्त हो रहे हैं। कल भी वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है हम डेडलाइन के आधार पर समझौता नहीं करेंगे। अगर 9 जुलाई आ रही है और इसलिए हम कुछ भी समझौता कर देंगे या इंटरिम समझौता कर देंगे, तो कल ये वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत डेडलाइंस के बेस पे समझौता करने वाला नहीं है। किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए और फाइनली देश के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी समझौता हम करेंगे। तो सरकार भी आप लोगों के साथ है। ट्रंप के आने के बाद जो विश्व व्यवस्था है, ट्रंप ने यह सिद्ध किया है कि जो WTO में बातें उन्होंने कही, जिसके आधार पर दुनिया ने अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज सब अपनी डिजाइन की, ट्रंप उससे खुद से पीछे हट रही है। WTO में यह कहा गया, पहले वो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसमें एग्रीकल्चर नहीं थी। जैसा कृष्णवीर जी ने कहा, संसद में भी चर्चा नहीं हुई, तो गैट में एग्रीकल्चर नहीं थी। गैट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो नहीं थे। ट्रिप्स, गैट में ट्रिम्स नहीं थे। गैट में अमेरिका ने WTO की चर्चा में आर्थर डंकल के प्रपोजल्स पर यह शामिल करवाई और इसका बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा अमेरिका रहा। तो तब यह तय हुआ था कि ठीक है, ये चीजें आप शामिल कर रहे हो। पहले सिर्फ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता था, तो ये जो ट्रिम्स है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिप्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, एग्रीकल्चर है, इसमें हमें लाभ नहीं होगा कि आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास कैपिटल, आप चाहते हो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो इसमें तो आप बेनिफिशियरी रहेंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? तब उन्होंने कहा था आप बाउंड टैरिफ इस सीमा तक कर लगा सकते हैं अगर अमेरिका से कोई माल आता है तो वो ले और दे के आधार पर तय हुआ था कि अगर हम ट्रिम्स और एग्रीकल्चर में ये ऐड करवा रहे हैं और हम बेनिफिशियरी रहेंगे, तो बदले में विकासशील देश जो इस पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में आ रहे हैं, WTO की नई व्यवस्था में आ रहे हैं, तो उनको इतना टैक्स लगाने का, अगर अमेरिका से कोई माल आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो इतना टैक्स लगाने का अधिकार होगा। हम उतना भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, उससे बहुत कम लगा रहे हैं। हमारा अप्लाइड टैरिफ बाउंड टैरिफ से बहुत कम है। इस व्यवस्था पे खड़े हुए, तो ये तो गिव एंड टेक का था। और ट्रंप आते ही अब कहते हैं हम रेसिप्रोकेटिव टैरिफ लगाएंगे, मतलब आप हमारे माल पर आने पे जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी उतना लगाएंगे। तो ट्रिप्स और ट्रिम्स का हिसाब किताब कौन देगा?
कितनी अमेरिका की समृद्धि पूरी दुनिया के देशों को लूटकर कितनी बड़ी है, आप एक से ही कल्पना कर सकते हैं। जो सिर्फ ट्रिप्स है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके 7 हिस्से हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स है, सिर्फ इससे अमेरिका की कुल इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है और अमेरिका की इकोनॉमी का 1/3 वो सिर्फ आईपीआर से आता है। तो दुनिया को उसने जो लूटने का जो एक अपना एक तरीका बताया, और जब उसने दुनिया को पूरी तरह लूट लिया, अब वो कहता मैं रेसिप्रोकेटिव टैरिफ पे बात करूंगा, जितना आप लगाएंगे हम। तो आपने जो ट्रिप्स पे और ये जो जितना भी एफडीआई, एफआईआई, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, इससे जो आपको लाभ हुआ, ये तो इस बात पर तय हुआ था कि आपको ये लाभ होगा। तो अमेरिका की ये मांग इलीगल है। जो एक वैश्विक व्यवस्था खड़ी हुई थी, ट्रंप के इस आदेश ने यह तय किया है कि वैश्विक व्यवस्थाओं पे अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई वैश्विक व्यवस्था आती है और पूरे दुनिया के सभी देश उसको हस्ताक्षर करके और अपने यहां उसी प्रकार के रिफॉर्म्स करते हैं, और पता लगता है एक दिन में ही वो लिबरेशन डे मनाता है 2 अप्रैल को, कि अब हम WTO के और ये सभी एग्रीमेंट से हम मुक्त होते हैं। बंधुओं, ये कुछ चीजें हैं। ये क्यों कर रहा है ट्रंप बौखलाया हुआ है। भले ही उनकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, अमेरिका पे कर्ज $36 ट्रिलियन का है, जो कि बहुत जल्दी $45 ट्रिलियन होने जा रहा है। तो अमेरिका एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। उसने डेवलपमेंट का जो मॉडल अपनाया है वो उसमें फंस चुका है। उसने अपने परिवारों को तबाह कर लिया है, उसने अपनी कल्चर को तबाह कर लिया है, उसने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है। अमेरिका फंस चुका है और उस फंसने की बौखलाहट में वो इस प्रकार के ट्रंप जो है रोज नए आदेश और दुनिया को धमकाना, ट्रेड ऐसे कोई होता है। तो आप ये मान के चलिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कोलैप्स कर रहा है। उसके यहां हर 10-12 साल में मंदी आती है, चाहे वो 2008 की ग्लोबल रिसेशन हो। उसका पूरा मॉडल ही कर्ज पर है, EMI पर है। तो अमेरिका गिर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। भारत उसको लेके हमें बिल्कुल कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। भारत राइज करेगा। भारत के पास आने वाले समय में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वो कंपोनेंट्स क्या है, मैं अंत में 2 मिनट लूंगा। वो कंपोनेंट्स है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 29 साल से कम के 75 करोड़ लोग हैं। हमारी 29 साल से कम की 75 करोड़ पॉपुलेशन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ मार्केट है। G20 में दुनिया के 20 सबसे अमीर देश हैं। किसी देश की इकोनॉमी 6.5% की ग्रोथ से नहीं बढ़ रही है। भारत की 6.5% की ग्रोथ से बढ़ रही है, क्योंकि हम युवा देश हैं और जो देश युवा रहते हैं वहां डिमांड रहती है। और 2060 तक हमें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का लिया है, ऐसे हवा में नहीं लिया है। उसकी पूरी कैलकुलेशन है। हम सबसे युवा देश हैं। 3 दशक तक, 30 साल तक हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन है। भले ही हमारे पास 2.4% जमीन है पूरी दुनिया की, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा कल्टीवेबल लैंड हमारे पास है, 15 करोड़ हेक्टेयर। हमारी 56% लैंड कल्टीवेबल है। गोचर भूमि, वन भूमि और कृषि भूमि मिला ले तो भारत की 74% जमीन कुछ ना कुछ देती है। किसी देश की नहीं देती। किसी की 10% लैंड, किसी की 15% लैंड। अमेरिका की 14-15% है, चाइना की 11% है, भारत की 56% कल्टीवेबल लैंड। मतलब दुनिया को ऑर्गेनिक फूड देने की हमारे पास ताकत है। हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है।
अगर अमेरिका ये सोचता कि उसको इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा, तो इन्वेस्टमेंट आई कितनी पिछले साल? $75 बिलियन। हमारे 3 करोड़ भारतीय जो दुनिया में रहते हैं, जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, उन्होंने $125 बिलियन कमा के पिछले साल भेजा है। एफडीआई सिर्फ $75 बिलियन आई है। हमारे एनआरआईज ने $125 बिलियन भेजा है। ट्रंप उसमें भी बगला गए थे कि मैं रेमिटेंस टैक्स लगाऊंगा 5%, झक मार के 1% पे आ गए। अभी जो बिग बिल पास हुआ है उसमें 1%, ठीक है, हम 5% से 1% पे आ गए। $120 बिलियन तो हमारे एनआरआई भेजते हैं। पिछले साल भारत के लोगों ने कितनी घरेलू बचत करी, कितने का सोना खरीदा। यहां सोना खरीदने के त्योहार होते हैं, अक्षय तृतीया, धनतेरस पे गरीब से गरीब आदमी भी 2 चांदी के सिक्का खरीदता है। तो पिछले साल की हमारी गोल्ड परचेज और डोमेस्टिक सेविंग कितनी है? $950 बिलियन। तो कोई इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, बंधुओं। चुनौती एक है, चुनौती इतनी है कि टेक्नोलॉजी ने ग्राहक को जागरूक कर दिया है। तो अब ग्राहक को हर चीज सर्टिफाइड चाहिए, लिखित में चाहिए कि मैं जो मुंह में डाल रहा हूं, मैं जो प्रयोग कर रहा हूं, वो क्या है, वो कहां बनी, कहां होगी, कैसे होगी, किसने उगाई, उसको सर्टिफाइड चाहिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ने ग्राहक को जागरूक कर दिया है। अब उसे हर चीज सर्टिफाइड चाहिए। हम अनसर्टिफाइड पर हैं, हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हम 23 करोड़ टन पिछले साल दूध अगर बेचते हैं, निकालते हैं, तो उसका 12-13% ही एफएसएसआई के पैरामीटर्स पे पैक करके बेचते हैं। डेयरी की बात आई तो 9 करोड़ लोग, 9 करोड़ परिवारों का, लोग नहीं, 9 करोड़ परिवारों का आमदनी का मुख्य जरिया दूध है। तो हमें भी कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? खापों में चर्चा बने आने वाले दूध व्यापार के लिए हम तैयार हैं क्या? आओ अमेरिका, तुम दूध बेच के दिखाओ। हमारे लाखों युवा खड़े हो गए हैं अपने 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर में, और उन्होंने अपने अपने एरिया का दूध कलेक्ट करके मिल्क कलेक्शन प्लांट लगा दिया है। उसकी ग्रेडिंग करने लगे हैं, टोन, डबल टोन, फुल क्रीम। उस पर लिखते हैं फैट इतना है, इसमें ये चीज इतनी है, इसमें ये चीज इतनी है, डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, जीएसटी भी देंगे। और ऑनलाइन भारत के लिए दुनिया को सप्लाई करेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा दूध हम उत्पादन करते हैं, वो भी तब जब हमारी पर लाइफ स्टॉक 6 से 7 लीटर प्रोडक्शन है। यूरोप अमेरिका की 25 लीटर है, हमारी 6 से 7 लीटर है। तो हमारे किसानों में, हमारी चौपालों में ये डिबेट बने आने वाले व्यापार के लिए, दूध व्यापार के लिए, क्या हम तैयार हैं या दूध हमेशा ऐसे ही बेचते रहेंगे? निकाला, ढोल में डाला, मोटरसाइकिल पे टांगा और बेचते चले गए। अगर हम ये करते रहेंगे तब हमारा डेयरी सेक्टर खतरे में है। कृषि में कानून आ रहे हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, मतलब सर्टिफिकेशन फार्मिंग। खेत ऑर्गेनिक है, सर्टिफिकेट है। बच्चे ने काम तो नहीं किया, चाइल्ड लेबर नहीं, सर्टिफिकेट है। सॉइल हेल्थ कैसी थी, सर्टिफिकेट है। तो हमारे किसान सर्टिफिकेशन फार्मिंग पे जाएंगे। ठीक है, 2 एकड़ है, कैसे करेगा? लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव तो बना दी है 6 जुलाई 2021 को, एफपीओ बनाएंगे। किसान कलेक्टिव फार्मिंग करे, कोऑपरेटिव के बेस पे फार्मिंग करे। दुनिया के 400 करोड़ लोगों को, ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, भारत की कृषि भूमि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ऐसे नहीं है, 400 करोड़ लोगों को हम भोजन दे सकते हैं। दुनिया शुगर, बीपी, किडनी कैंसर, रासायनिक खाद के कारण ढूंढ रही है ऑर्गेनिक फूड कहां है। मनमाना रेट देने के लिए तैयार है। तो समय का ध्यान रखते हुए आप ये निश्चिंत रहिए, सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी। और कोई ब्यूरोक्रेट अगर ऐसा कुछ दाएं बाएं करेगा तो स्वदेशी जागरण मंच हमेशा आपके साथ है।